लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? चीजों को विजिबल क्या बनाता है? हमारे आसपास बहुत सारी चीजें रखी हुई रहती है, जैसे तुम्हारा टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, इसी तरह से मैं खुद जो तुम्हारे सामने प्रेजेंट, ऐसा ही बोर्ड, ये हमें कैसे विजिबल हो पा रहा है? क्या ऐसा चीज है जिससे कि ये चीजें हमें विजिबल हो पा रही है? तो चलो एक काम करते हैं, एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जहां पर क्या हो, पूरा अंधेरा हो। एक ऐसे जगह पर चलते हैं जहां पर पूरी तरह से अंधेरा हो। तो वहां पर ना बहुत सारी चीजें रखी हुई है और तुम उसमें देखने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वो तुम्हें दिखेगा? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों है? अब मान लो क्या होता है कि उस जगह पर थॉमस एल्वा एडिसन आ जाते हैं। अब ये थॉमस एल्वा एडिसन कौन है? तो देखो, ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बल्ब को डिस्कवर किया था। अब वो आते हैं और बोलते हैं, बच्चा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं, तुम्हें सारी चीजें विजिबल होगी। और वो क्या करते हैं, अपना पैकेट से बल्ब निकालते हैं और उसमें बैटरी के साथ जोड़कर उसको ग्लो कर देते हैं। पूरी तरह से रोशनी हो जाता है। अब जैसे ही रोशनी होता है तो वहां पर आसपास रखी जो भी चीजें होती है वो तुम्हें बहुत अच्छे से विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। वहां पर अगर बुक्स रखा हुआ है दिखने लग गया, वहां पर चेयर रखा हुआ है दिखने लग गया, वहां पर अगर कोई भी चीज रखा हुआ है, तुम्हारा लैपटॉप रखा हुआ है, तुम्हारा पर्स रखा हुआ है, तुम्हारा चश्मा रखा हुआ है, वो सब भी दिखने लग जाता है। यानी हुआ क्या एक्चुअली में, जब अंधेरा था तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, जैसे ही लाइट आया वैसे सब कुछ एकदम विजिबल होने लग गया, है ना। यानी कि लाइट एक ऐसा चीज है जो हमें चीजों को देखने में मदद करता है। हमारी आंखें सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, क्योंकि अंधेरे के समय भी हमारी आंखें खुली थी और जब लाइट था उस समय भी हमारी आंखें खुली थी। तो केवल लाइट में हम देख पाए, अंधेरे में नहीं देख पाए। उसका रीजन ये है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल करता है तो वो लाइट वापस तुम्हारी आंखों में पहुंचता है, और जब वो पहुंचता है तभी जाके हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, उनके कलर्स को पहचान पाते हैं, उनके शेप साइज उन सबको देख पाते हैं। ऐसा ही होता है दिन के समय में भी। दिन के समय में तुम्हारा सन निकला हुआ रहता है, रोशनी रहती है चारों ओर, तो तुम्हें गाड़ी, घोड़ा या फिर तुम्हारा जो स्कूल्स है, घर है, तुम्हारे अपने पेरेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, या फिर तुम्हारा जो भी फेवरेट चीज है वो सब तुम्हें विजिबल होने लग जाता है। इसका मतलब लाइट एक ऐसा तुम्हारा एनर्जी सब्सटेंस है या एनर्जी है जो तुम्हें देखने में मदद करता है। तो अब तुम्हें अच्छे से लाइट के बारे में समझ में आ गया होगा कि लाइट होता क्या है। तो लाइट हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। हम लाइट के प्रेजेंस में ही चीजों को देख पाते हैं और जहां से लाइट निकल रहा होता है उन चीजों को भी आसानी से देख पाते हैं। तो बेसिकली दो तरह का तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स होता है, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करता है। जैसे एग्जांपल में सन हो गया, बल्ब हो गया, ग्लोइंग दिया हो गया, वो तुम्हारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो वहां से जब तुम्हारा लाइट चल के आता है तुम्हें क्लियरली वो चीज दिखता है कि वो कहां से आ रहा है और वो क्या चीज से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर इसी तरह से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें तो जो फैन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, या फिर तुम्हारा कोई सब्सटेंस ले लो, या चेयर ले लो, ये बोर्ड ले लो, मेरा चश्मा ले लो, ये मार्कर ले लो, ये तुम्हें विजिबल हो पा रहा है कैसे? क्योंकि लाइट इसमें फॉल किया, फॉल करने से तुम्हारी आंखों में पहुंचा और तुम्हारी आंखें उसे एनालाइज की, ब्रेन उसको अच्छे से एनालाइज किया और फिर बताया कि भाई ये ऐसा चीज है, इसका कलर ये है। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर लाइट फॉल करता है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमें आता है, वापस वहां से रिटर्न होके आता है, उसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे ही लाइट के बहुत सारे ऐसे वंडरफुल फेनोमेना है जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तुमने रात के समय छत पर तो गए होगे और वहां पर से तारे को जब देखोगे तो वो तुम्हें कैसा लगता है देखने में? तारा टिमटिमाता हुआ लगता है, ठीक ना। इसी तरह से अभी बारिश का समय है और बारिश के समय तुम्हारा रेनबो निकलता है, वो देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी सुंदर लगता है। उसके पीछे तुम्हारा एक माउंटेन का व्यू आ जाए तब तो मजा ही आ जाता है, एकदम अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें जो है वो लाइट से ही जुड़ी हुई हैं। वो कैसे होता है, किस तरीके से वो बनता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे,
ठीक है। तो इस तरह से कई सारे और भी फेनोमेना है, जैसे मिरर में तुम्हारा इमेज का बनना, रिफ्रैक्शन होना, लाइट का बेंड होना, वो सारी चीजों भी इसी में आ जाती है। अब ये समझते हैं कि लाइट आखिर कैसे ट्रेवल करता है। मान लो क्या करेंगे कि जहां से लाइट तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है, जिस बल्ब से निकल रहा है, उसके सामने में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट। ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि लाइट इसमें से पास नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर एक बिल्डिंग लेते हैं, स्टोन, पेंसिल या ऐसा कोई भी चीज लेते हैं, लाइट जहां से प्रोड्यूस हो रहा है उसके सामने में, तो हम क्या देखते हैं, उसके पीछे एक शार्प शैडो बनता है, एक परछाई बनता है। लाइट मान लो आगे से आ रहा है तो मेरा पीछे क्या होगा, एक परछाई बन जाएगा, जैसे देख रहे होगे पीछे परछाई बन जाता है। तो ये परछाई बन रहा है और ये बताता है कि लाइट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। इसको थोड़ा ना ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पर एक दीवार है, आगे से क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं, कस के पानी कस के मारते हैं इस पे। जब मारेंगे तो इसका साइड साइड से पानी निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे जो होगा वहां पर पानी नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको स्ट्रेट भेजा गया होगा, स्ट्रेट फेंका गया होगा, तब ना जाके हिट किया और पीछे जा नहीं पाया। तो लाइट के केस में भी कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही वहां पर एक ऑब्जेक्ट को सामने रख देते हैं तो उसके पीछे क्या हो जाता है, तुम्हारा एक शार्प शैडो बनता है, और ये बताता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। बात क्लियर हुआ। अब क्या करो कि ये तो चीज समझ में आ गया कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। मान लेते हैं कि हम जो ओपेक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो बहुत छोटा लेते हैं, एकदम छोटा, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पर क्या देखा जाता है कि अगर एकदम छोटा ऑब्जेक्ट लोगे तो लाइट आता है और वो बिखर जाता है। क्या होता है, बिखर जाता है, वो इधर उधर आगे पीछे लेफ्ट राइट सब जगह वो बिखर जाता है। और इस बिखरना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ हमें नहीं दिखता है। आप तो कंफ्यूज कर दिए, पहले बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और बाद में बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, वो दिखता है। होता क्या है, चलता कैसे है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है या फिर नहीं चलता है। तो देखो इन चीजों पर ना बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ था, बहुत ज्यादा डिबेट्स हुआ था। तो बाद में लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये निकाला कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर रखता है, यानी दो तरह का नेचर वो अपने पास होल्ड करता है। एक होता है तुम्हारा पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एक पत्थर की तरह, ले मारा कस के था इससे। तो पत्थर की तरह क्या होता है, जैसे हम पत्थर से किसी चीज को हिट करते हैं तो क्या होता है, वो अगर मान लो सामने दीवार है तो उस पर जाकर टकराएगा और रुक जाएगा, पीछे नहीं जा पाएगा, है ना। और दूसरा अगर हम वेव के जैसा अगर समझते हैं तो वेव जैसे साउंड वेव ले लो, हम एक बॉक्स लिए ऐसे मार दिए जूम जूम, तो साउंड वेव को अगर हम इस तरह से अगर हम आगे की ओर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर बीच में कोई खंबा आ गया तो क्या उसके आगे अगर कोई बैठा व्यक्ति होगा तो उसको साउंड नहीं सुनाई देगा, सुनाई देगा। क्यों भाई, क्योंकि साउंड ना जा रहा था और उसको अगर कुछ ऑब्स्टेकल मिल गया, बीच में अगर कोई रुकावट मिल गया तो उसको साइड से मुड़ के निकल जाएगा, यानी वो घूम के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव जो होता है वो घूमता है, वो इधर उधर मुड़ सकता है। पार्टिकल में ऐसा नहीं होता है। तो कुछ फेनोमेना जो लाइट का होता है वो हम लोग पार्टिकल नेचर से डिस्कस करते हैं, और कुछ फेनोमेना जो होता है वो हमें वेव नेचर से डिस्कस करना होता है। तब जाके वो दोनों चीजें अच्छे से हमें क्लियर हो पाती है, लाइट से जुड़े हुए फेनोमेना क्लियर हो पाता है। तो एक तरह से ये है कि लाइट हमारा कभी कभी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और कभी कभी नहीं करता है। तो नहीं करता है, कैसे करता है, उसमें क्या क्या फेनोमेना होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी हम लोग क्लास 10 में ये मान के चलेंगे कि लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हुए उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग देख लेते हैं कि जो लाइट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट किया जाता है एक रे ऑफ लाइट के जरिए। रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, यानी कि लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। एरो हेड पुट ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या करेंगे, एरो लगा देंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उस डायरेक्शन में लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रे ऑफ लाइट हो जाएगा। लाइन खींचना है, एरो बना देना है बस। और दूसरा हमारा है बीम ऑफ लाइट, ये होता है ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट था, वहां से बहुत सारा रेज निकल के जा रहा था
पैरेलल, ऐसे करके पैरेलल रेज निकल के जा रहा था, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे। बेसिक चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। मेन टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? इट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यहां पर कह रहा है कि अगर लाइट रे तुम्हारा क्या होता है, किसी सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो वो वापस बाउंस बैक होता है। तो वापस जो बाउंस बैक होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, विजिबल हो पा रहा है, तो लाइट उस पर फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद वापस वो बाउंस बैक हो रहा है, स्ट्राइक होने के बाद वापस वो रिटर्न आ रहा है और तुम्हारी आंखों में पहुंच रहा है, तो उस तरह का चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, वो होता है रिफ्लेक्टर। ये क्या है? अ सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यानी कि उस पे जिस भी सरफेस पर लाइट फॉल कर रहा है उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर बोलते हैं। जो रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को क्या करता है, वापस भेजता है, वापस बाउंस बैक कराता है, उसे बोलते हैं। The objects having polished shining surfaces reflect more light than having unpolished or dull surfaces। यानी यहां पर कह रहा है कि जो पूरी तरह से चिकना होगा, पॉलिश होगा, स्मूथ होगा, तो वैसा सरफेस ना लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में तुम्हारा वाटर सरफेसेस, वाटर हो गया, ग्लेज्ड टाइल्स हो गया, या फिर ग्लेज्ड पेपर हो गया। पेपर में भी पूरा एकदम ग्लेजिंग रहता है ना, एकदम चमकता हुआ, पूरा एकदम स्मूथ रहता है, तो उसमें तुम्हें रिफ्लेक्शन दिख सकता है, काफी अच्छे से दिख सकता है। यूटेंसिल्स होता है जो पूरी तरह से पॉलिश किया हुआ एकदम नया नया रहता है, वो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, उसमें तुम अपना चेहरा भी देख सकते हो। ठीक है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम अनपॉलिश या फिर डल सरफेसेस लेते हैं, जो पूरी तरह से मतलब उखड़ा टाइप का एकदम रफ होता है, तो उसमें अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है, वो काफी खराब रिफ्लेक्शन हमें देता है। ठीक है। तो इनमें अगर हम सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर के बारे में बात करें तो सिल्वर मेटल मेरा सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। इस बात को एकदम याद रखना, यहां से एमसीक्यूज तुम्हारा बनता है। अब आते हैं कि कोई भी तुम्हारा रिफ्लेक्टर जो होता है उसमें बेसिकली होता क्या है। तो देखो, हम लोग जो मिरर यूज करते हैं ना, उस मिरर को अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो उसके पीछे क्या होता है, कुछ पेंट किया हो रहता है, और उसके एक साइड से तुम अपना चेहरा देख पाते हो। तो ये एक तुम्हारा प्लेन मिरर है, इसका बैक साइड में जो हम यहाँ पर लाइन खींच के बनाए हैं, ये बैक सरफेस है, और ये सिल्वरी पॉलिश्ड होता है। सिल्वरी पॉलिश, क्या इसमें सिल्वर चढ़ा होता है? अगर सिल्वर चढ़ा होगा तब तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि अभी सिल्वर का रेट बहुत ज्यादा है। क्या ऐसा होता है? तो देखो, पहले सिल्वर चढ़ाया जाता था, लेकिन सिल्वर के महंगे होने के कारण यहाँ पर एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम का थिन लेयर चढ़ाया जाता है। सारा पानी फेर गया, है ना, सारा नुकसान हो गया, हमारा सपना पूरा टूट गया। टूट गया, क्या सपना था? सिल्वर मस्त रहता, निकालते और बेचते और खूब पैसा कमाते, लेकिन टूट गया। चलो अब देखते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर क्या है, इसके बैक सरफेस पे तुम्हारा सिल्वर या एल्यूमिनियम का लेयर रहता है। आज के डेट में एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ाया जाता है क्योंकि वो सस्ता होता है। फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं, उसको रेड पेंट से, ग्रीन पेंट से, येलो पेंट से, जो भी पेंट तुम्हें अच्छा लगता है वो पेंट से उसको लगा देते हैं, ताकि वो जो लेयर है वो प्रोटेक्ट हो सके, वो खराब ना हो, क्योंकि खराब हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्शन देगा नहीं भाई। ठीक है। तो अब आगे जो तुम्हारा फ्रंट सरफेस रहता है, पीछे तो पूरी तरह से हमने क्या किया, एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ा दिया एकदम थिन सा, तो लाइट जब यहां से फॉल करता है तो ये अच्छे से रिफ्लेक्शन दे पाता है। ये फ्रंट सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाता है। बात क्लियर हो गया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट फॉल करता है, बाउंस बैक करता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं, वो हमारा है टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी रिफ्लेक्शन होता है मिरर से तो उसमें कौन कौन सा टर्म्स यूज होता है, आओ उसको देखते हैं। ये हमारा एक प्लेन मिरर है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक साइड तुम्हारा क्या होता है, सिल्वरी पॉलिश होता है, और इसका जो ऊपर साइड जहां पर ये लाइनिंग जैसा नहीं बना हुआ है वो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ठीक ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट को यहाँ पर फॉल करवाएंगे। एक रे ऑफ लाइट ले रहे हैं, तो एक रे ऑफ लाइट को हम कुछ इस तरह से ऑब्लिकली फॉल करा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो आने वाला लाइट है, लाइट विच फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक है। लाइट जो हमारा जिस पॉइंट पर फॉल किया है, ये पॉइंट O होगा, और इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
जिस पॉइंट पर हमारा लाइट फॉल करता है वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखो जब लाइट तुम्हारा फॉल करेगा मिरर के ऊपर तो क्या होता है, तो वो रिफ्लेक्शन करता है, वो उसे बाउंस बैक भेजता है, आया और वापस उसको धकेल के पीछे की डायरेक्शन में, मतलब उल्टा डायरेक्शन में उसको भेज देगा। ठीक ना, सेम मीडियम में क्या करेगा, वापस उसे रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा। वो कुछ इस तरह से होगा, देख लो यहाँ पर, हाँ कुछ ऐसा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कुछ इस तरह से तुम्हारा ये बाउंस बैक करता है रे ऑफ लाइट को। ये जो लाइट है ये हमारा रिफ्लेक्ट होके निकला है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन है ना तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो तीन टर्म हमने पढ़ लिया, एक आने वाला लाइट जिसे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर फॉल करेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, फिर जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है रे हमारा, उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ और टर्म्स होता है, वो क्या है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इस पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह से लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन होता है ये हमारा इस पे नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब है कि 90 डिग्री बनाएगा ये सरफेस के साथ, सरफेस के साथ क्या करता है 90 डिग्री बनाता है। तो इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। ठीक ना, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, इसे हम नॉर्मल कहेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म तुम्हारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो तुम्हारा एंगल बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, एंगल आई से डिनोट होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा है इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसे कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक टर्म्स हुआ। एक और यहाँ पर क्या बोला है, एंगल आर के बारे में। एंगल आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। अरे ये रिफ्लेक्ट होके गया ना, रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। एक थोड़ा सा टर्म और जान लो, वो क्या है तुम्हारा, दिया हुआ नहीं रहता है, यहाँ पर देख लो। ये जो इंसिडेंट रे है ये मिरर के साथ जो तुम्हारा एंगल बना रहा है इसे बोलते हैं एंगल, इसे बोलते हैं एंगल मेड बाय मिरर, इसे क्या बोलते हैं, एंगल मेड बाय मिरर बोलते हैं। इंसिडेंट रे का मिरर के साथ जो एंगल बनता है उसे हम ये वाला एंगल नाम देते हैं। तो ये तुम्हारा कुछ बेसिक टर्म्स है, इसे याद रखना। इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से इसको दे, जैसा मैंने अभी समझाया वैसे ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसे लिख लो कॉपी में। इसमें से कुछ डेफिनेशन पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, सबसे आसान और सबसे मजेदार, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो इस तरह का डायग्राम हमने पहले पढ़ा है। यहाँ पर ये इस तरह से लाइट आता है और इस तरह से लाइट चला जाता है, तो इसी से रिलेटेड कुछ लॉज बताए गए। पहला लॉ है, दो लॉ ऐसा बताया गया। पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie in the same plane at the point of incidence, all lie in the same plane। सारा ही देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फॉल कर रहा है। ये जो रे ऑफ लाइट है और ये और रे ऑफ लाइट जो है और नॉर्मल, ये तीनों ही क्या हो रहा है, एक ही प्लेन पर है ना। अरे देखो एक ही बोर्ड पर है ना, तो इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो गया, सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन मतलब एक तरह से पेपर, एक ही पेपर पे तीनों लाइन लाई कर रहा है। अब आ जाओ दूसरा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। बात ये चीज ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो ओबेड बाय द स्फेरिकल सरफेसेस या स्फेरिकल मिरर्स। जो स्फेरिकल मिरर्स होता है, स्फेयर यानी कर्व होता है, तो वो तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, ओबे करता है। इस बात को ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हमें पढ़ना जरूरी है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नॉर्मल, जब क्या होता है, लाइट तुम्हारा नॉर्मली इस सरफेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये एंगल आई एंगल आर तो हुआ, इसी का एक केस है। जब लाइट तुम्हारा क्या करेगा, नॉर्मली सरफेस को, यहाँ पर नॉर्मली सरफेस को क्या करेगा, हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा। तो देखो इसको ना कुछ इस तरह समझते हैं।
यहाँ पर तुम लोगों का ना दवाई लेकर आया हूं, देखो इधर कुछ इस तरह से लाइट ऐसे आया, अब आया तो फिर जाएगा किधर, तो थोड़ा सा ऐसा समझो ये नॉर्मल है, अब ये इंसिडेंट रे इसको थोड़ा धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसको अंदर की ओर और ऐसे लेकर आ रहे हैं। तो जब इसको अंदर की ओर लेकर आएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो ये वापस रिफ्लेक्शन भी तो 0 डिग्री पे करेगा। हमने क्या पढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा और वो कितना होगा, 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो ये लाइट इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा और इससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, चलो ये चीज हो गया। अब ये जो तुम्हारा एंगल आई और एंगल आर इक्वल्स टू था ना, ये आपस में बराबर था, उसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है। आओ देख लेते हैं क्या है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे का मिरर के साथ जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री बन रहा है। हमसे पूछा है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है ये पूछा है, बताओ ये पूरा कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, हमने ये भी बताया कि ये जो लाइन होता है ये इस पर नॉर्मल होता है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री। तो अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 70, कितना आएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये बीच वाला जो एंगल है ना ये वाला, ये 20 निकला, ये तो हमारा कहलाता है एंगल आई। तो जब एंगल आई हमारा 20 हो गया है तो एंगल आर कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल आर, तो ये भी तुम्हारा 20 होगा क्योंकि दोनों तो सेम सेम है। तो हमसे पूछा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, तो ये 20 और ये भी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 और ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल आई प्लस एंगल आर के बराबर होता है और ये कितना आता है, 40 डिग्री के इक्वल आता है। लाइट को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और इमेज के बारे में ना पढ़ें तो ये कुछ ऐसा होगा कि फिल्म में हीरो और विलन को ही गायब कर दिया गया है, तो फिल्म का मजा ही नहीं रह जाएगा। तो वैसे ही लाइट चैप्टर को पढ़ रहे हो तो ऑब्जेक्ट इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, वो चीज जो हमें लाइट रेज देता है, या तो वो खुद प्रोड्यूस करेगा या फिर लाइट रे उस ऑब्जेक्ट पर फॉल करेगा और वो हमें रिफ्लेक्ट करके देगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होता है, द पिक्चर ऑफ आवर फेस और ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर। जो मिरर होता है या फिर पॉलिश सरफेस होता है उसमें हमारा जो इमेज दिखता है, हमारा जो चेहरा दिखता है, ठीक ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स का उसमें जो इमेज दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट का उसका परछाई दिखता है, पिक्चर दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं इमेज। अब ये जो इमेज होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। इमेज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का एग्जांपल पहले मैं बता दे रहा हूं। एग्जांपल है तुम्हारा सिनेमा हॉल में जो फिल्म देखते हो, प्रोजेक्टर से तुम्हारा जो फोकस करके दिखाया जाता है वो तुम्हारा रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो तुम्हारा मिरर है घर में यूज करते हैं, शेविंग में, ठीक है, या फिर पार्लर्स में जो यूज होता है मिरर, उसमें जो अपना चेहरा देखते हो वो तुम्हारा वर्चुअल इमेज होता है, ठीक ना। तो आओ यहाँ पर इन दोनों का कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है, पहला, व्हेन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब तुम्हारा रेज क्या होगा, रे तो पढ़ा है, क्या होता है रेज, रेज होता है बहुत सारा जो लाइंस, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसको बोलते हैं रेज। तो रेज अगर किसी भी मिरर पे फॉल करता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, एक जगह पे कटता है, तो हम क्या बोलेंगे, मीट कर रहा है वो एक्चुअली, और वो बनाएगा रियल इमेज। और अगर वो अपीयर टू मीट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपीयर टू मीट, यानी कि लगेगा कि पीछे कहीं पर मीट कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर उसका छपाई ले सकते हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसको स्क्रीन पर छपाई उसका नहीं कर सकते, स्क्रीन पर हम लोग उसको फॉर्म नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है, इट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर के ये सामने बनता है, मिरर के सामने बनता है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, ये मिरर के पीछे बनता है। ये मिरर रहा, सामने में कोई बना तो वो हो गया रियल, पीछे में कोई बना वो हो गया तुम्हारा वर्चुअल हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या होता है ना, अगर मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा है तो रियल इमेज हमेशा उल्टा बनेगा, हमेशा उल्टा।
और वर्चुअल में क्या होता है कि अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा, या फिर तुम्हारा उसे कहेंगे अप राइट बनेगा। अप राइट मतलब नीचे से ऊपर की ओर खड़ा हुआ, ठीक ना। तो ये दोनों ही तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इसका डिफरेंस भी हमसे पूछता है कि बताओ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच क्या डिफरेंस है। 2 से 3 पॉइंट लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। एक अगर प्लेन मिरर रहते हैं और उसके सामने में कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। थोड़ा बड़ा है ना तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे पॉइंट रहता तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर में, इसका इमेज पीछे बनता है, ठीक है। और जैसा ऑब्जेक्ट है अगर ये ऊपर की ओर खड़ा है तो यहाँ पर भी ऊपर की ओर ही तुम्हारा खड़ा इमेज बनता है। ये बात एकदम अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। हम ऑब्जर्व भी करते हैं ऐसा, अगर प्लेन मिरर सामने में रखा होता है मॉल में मस्त, जो हम लोग वहां पर ड्रेसिंग के लिए जाते हैं ना, तो फोटो वोटो खिंचाते हैं, अपना ड्रेस चेंज करते हैं, उसके बाद फिर फोटो खिंचाते हैं, मस्त एक आता है अच्छा फोटो। तो वहां पर क्या देखोगे, तुम अगर नीचे से ऊपर खड़े हो तो तुम्हारा जो इमेज बन रहा है वो भी नीचे से ऊपर की ओर ही बनता है, ठीक ना। और वहां पर क्या देखते हो कि जितना बड़ा तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा ही इमेज बनता है, ये बात ध्यान रखना। और साथ में मिरर से जितना दूर तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर क्या होगा, तुम्हारा इमेज बनेगा। अगर मिरर से 2 मीटर दूर है ऑब्जेक्ट तो मिरर से 2 मीटर दूर तुम्हारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट और ये तुम्हारा है इमेज। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा पॉइंट में देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। पहला है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बन रहा है क्योंकि पीछे बन रहा है, ये लाइट रे पीछे तो जा नहीं सकता ना, पीछे डॉट डॉट करके मिलाए हैं, अपीयर टू मीट हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे वर्चुअल। और सीधा है तो इसको इरेक्ट बोलेंगे। दूसरा, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, ठीक है। तीसरा क्या है, द इमेज फॉर्म इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के सामने में जितना दूर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर तुम्हारा क्या होता है, इमेज भी बनता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज यहाँ पर बन रहा है ना वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। अगर लेफ्ट में अगर तुम कोई भी सामान लिए हुए रहोगे तो वहां पर जो मिरर में इमेज बनेगा वो क्या दिखेगा कि लेफ्ट में नहीं है, राइट हैंड में है। और राइट में अगर तुम मोबाइल लिए हो तो लगेगा कि वो लेफ्ट में है तुम्हारा। इसको बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। ये कुछ ऐसा होता है, लेटर मान लो P है तो इसका इमेज ना एकदम उल्टा बनता है, एकदम जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर अगर मान लो ये वाला साइड हमारा लेफ्ट था, ये साइड राइट था, तो ये राइट वाला क्या दिख रहा है, लेफ्ट दिख रहा है। लेफ्ट वाला साइड क्या दिख रहा है, इधर राइट दिख रहा है। तो ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा चारों पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक खास पॉइंट है जो कि याद रखो, यहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इमेज का ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है इन अ प्लेन मिरर इज डबल द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस है वो इमेज ऑब्जेक्ट से उसका दुगना होगा। डबल मतलब क्या होगा, दुगना। अगर ये 2 मीटर है तो इमेज ऑब्जेक्ट से 4 मीटर होगा। या फिर ऐसे देखो, अगर इमेज तुम्हारा मिरर से 2 मीटर है तो इमेज ऑब्जेक्ट से 4 मीटर दूर होगा, डबल होगा तुम्हारा। तो अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पॉइंट्स पर, ठीक है, जो हमें इस चीजों को और अच्छे से क्लियर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है, कह रहा है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या कर रहा है, डेविड अपना इमेज ऑब्जर्व कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर की तरफ 1 मीटर अगर आगे जाता है, उसकी तरफ जाता है, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, वो जो डेविड है और जो उसका इमेज है उसके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा वो हमें बताना है। तो देख लो यहाँ पर ये तुम्हारा एक मिरर हो गया और मिरर के सामने ये तुम्हारा डेविड है, DAVID डेविड। ये पहले क्या था, ये तुम्हारा मिरर से 4 मीटर दूर था। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। इसका इमेज तो पीछे बनेगा ना,
और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज बनता है। तो यहां पर जो इसका इमेज बन रहा है वो इमेज मिरर से तुम्हारा कितना है, 4 मीटर दूर है। यहां पर बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, मिरर और इमेज के बीच का जो डेविड का इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब क्या होता है, 1 मीटर आगे आता है। पहले मुझे इतना बताओ कि अगर ये 4 मीटर है तो जो मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना होगा। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतना ही दूर इमेज मिरर से भी होता है। यानी कि अगर ये 4 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 4 मीटर हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोला, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मिरर के सामने क्या करता है वो, मिरर की तरफ वो 1 मीटर आगे बढ़ जाता है। कितना गया, 1 मीटर आगे मूव कर गया। तो अभी ये अब मिरर से कितना दूर रह गया, जब वो 1 मीटर अंदर की ओर चला गया, पहले 4 मीटर था, 1 मीटर अंदर की ओर आ गया तो कितना दूर रह गया मिरर से, 3 मीटर दूर रह गया। तो बताया, यहां पर पूछा जा रहा है कि डेविड और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो डेविड अभी यहां पर आ चुका है, ये हो गया डेविड का न्यू पोजीशन, डेविड्स न्यू पोजीशन, ये नया पोजीशन हो गया है। तो हमने पढ़ा है कि अगर तुम्हारा प्लेन मिरर होता है तो जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर हमारा इमेज भी बनता है। ये अगर 3 मीटर है तो ये हमारा 3 मीटर पे ही उसका क्या होगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा। जो न्यू इमेज है ना वो भी तुम्हारा 3 मीटर पे ही बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन बोला है कि डेविड और इमेज के बीच कितना डिस्टेंस रह जाएगा। तो ये हमारा है डेविड और ये उसका इमेज, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया, 3 और 3 होता है 6 मीटर, तो ये टोटल आ गया 6 मीटर। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बस सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं था, बस समझना था। जो हम लोगों ने प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज को पढ़ा उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आया। अब आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर, ए रे ऑफ लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर को स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मिरर सरफेस। तो ये हम कुछ मिरर बना लेते हैं, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। अब बोल रहा है कि ये जो रे है वो हमारा 30 डिग्री के साथ मिरर के साथ तुम्हारा एंगल बना रहा है। अरे बोला ना एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मिरर, मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल को वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है। तो जब ये तुम्हारा 30 डिग्री पर स्ट्राइक करेगा तो हमसे पूछा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये हमारा कौन सा रे है, इंसिडेंट रे है। अब ऐसे अगर रे आया है तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, है कि नहीं। जिस पॉइंट पर फॉल करता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे हमारा बाउंस बैक होके वापस आया है इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहां पर क्या करते हैं, एक हम लोग लाइन खींचते हैं, वो लाइन हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी कि इधर भी ये एंगल कितना होगा, टोटल 90 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना होगा। अरे पूरा ये 90 है, पूरा ये 90 है, ये 30 है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंगल आई। और प्लेन मिरर में हम लोग क्या पढ़े हैं कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों ही क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो मुझसे पूछा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल कितना है, यानी पूरा एंगल बड़ा वाला ये हमसे पूछा है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे के बीच और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल 60 और ये भी तो 60 होगा, तो 60 प्लस 60 कर लो और ये टोटल कितना आ रहा है 120, तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। और ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक ना। अब आ जाओ हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये क्या कह रहा है, द लेटर एफ, यहां पर लेटर एफ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने क्या किया गया है, लेटर एफ को रखा गया। ये मेरा प्लेन मिरर, अब इस प्लेन मिरर के सामने में क्या किया, एफ, एक लेटर को रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड इट्स इमेज लुक लाइक व्हेन सीन इन अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के सामने एफ को अगर हम रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो देखो ये कुछ ऐसा है ना, तो इसका इमेज जो बनेगा एकदम उल्टा बन जाएगा इस तरह से। मेरा हाथ को देखो, ये ऐसा है, तो यहां पर इसका जो इमेज बनेगा पीछे बनता है मिरर के, और वो कैसा बनेगा, इसको उल्टा कर दो, इस तरीके से बन जाएगा तुम्हारा। यानी कि यहां पर जो इमेज बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है तुम्हारा, ठीक है।
ये कुछ इस तरीके से f हमारा बनेगा। तो यहां पर बोला हाउ वुड इट्स इमेज लुक लाइक व्हेन सीन इन अ प्लेन मिरर, तो यहां पर क्या लिखोगे, इट्स इमेज इज लाइक लैटरली इन्वर्टेड, कैसा देखने में लगेगा, लैटरली इन्वर्टेड लगेगा, दैट इज ये उल्टा एफ कर लो, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर हो गया पहला का। दूसरा बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फेनोमेना इन्वॉल्व, इसमें जो फेनोमेना इन्वॉल्व हुआ है वो हमें बताना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट लिख दोगे लैटरल इन्वर्जन इसको बोलते हैं। तो ये तुम्हारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, इजी था, एकदम आसान, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना था, है ना। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा होमवर्क में होगा, इसे तुम लोग होमवर्क में करना, और इसका जो आंसर होगा वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां पर से आंसर मैच कर सकते हो कि तुम्हारा सही आया है या फिर गलत आया है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए बने रहो। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।